वह एक बहुत ही भयानक जंगल था। उस भयानक जंगल को रात के काले अंधेरे ने चारों ओर से घेर रखा था। घनी झाड़ियों के बीच बैठा हुआ एक तांत्रिक अपने सामने कुछ लकड़ियां जलाए हुए तेज आवाज में मंत्र पढ़ रहा था कि तभी एक घुड़सवार वहां पर आ पहुंचा। उस घुड़सवार ने अपने चेहरे पर नकाब से ढक रखा था। घुड़सवार घोड़े से उतरकर सीधे उस तांत्रिक के सामने बैठ गया। तांत्रिक उस नकाबपोश की ओर देखकर बोला, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। अब मैं अमर बनना चाहता हूँ। क्या? हाँ, और इस काम में मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। ठीक है, तुम्हें 30 दिनों तक जीवित इंसान को यहाँ पर लाना होगा और उसकी बलि राक्षस को चढ़ानी होगी। 30 दिनों के बाद तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि दुनिया का कोई भी शक्तिशाली इंसान तुम्हें नहीं मार पाएगा। तलवार का खतरनाक से खतरनाक वार भी तुम्हारे शरीर के ऊपर असर नहीं करेगा। मुझे किसी भी हाल में संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान बनना है। उसके लिए मुझे 30 दिनों तो क्या, अगर सारी जिंदगी भी इंसानों की बलि देना पड़े तो मैं तैयार हूँ। 30 बलि देने के बाद तुम इतने शक्तिशाली तो हो जाओगे कि तुमसे कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, परंतु पूरी तरह से तुम अमर तभी हो पाओगे जब तुम 31वीं बलि अपने पुत्र की दोगे। अमर होने के लिए मैं अपने पुत्र की तो क्या, सारे संसार के पुत्रों की बलि देने को तैयार हूँ। इतना बोलकर वह नकाबपोश घोड़े पर सवार होकर अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ अंधेरे की गहराइयों में गुम हो गया। इस घटना के कुछ समय बाद अशोकनगर का राजा विक्रम बहुत ही दयालु था। राजा विक्रम अपने दरबार में अपने मंत्री भैरव सिंह के साथ बैठा हुआ था कि तभी कुछ किसान उसके दरबार में आ पहुँचे। एक किसान राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज, आपके सैनिक किसानों से लगान वसूल रहे हैं। तो इसमें समस्या क्या है? किसान तो हर वर्ष राजा को लगान देते हैं। मत भूलो, तुम्हारा दिया हुआ लगान घूम के तुम्हारे काम ही आता है। महाराज, आप तो जानते हैं पिछले 2 वर्षों से वर्षा नहीं हुई। वर्षा न होने के कारण हम सब किसान पिछले 2 वर्षों से फसल से भी वंचित हैं। अब आप ही बताएं, हम लगान कैसे दे सकते हैं? ये सुनकर राजा विक्रम गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, हम तुमसे क्षमा मांगते हैं किसान। अपना राज्य के और कार्यों में हम इतने व्यस्त हो गए कि हमें याद ही नहीं रहा कि हमारा राज्य पिछले 2 वर्षों से वर्षा से वंचित है। ठीक है, इस वर्ष किसी भी किसान से लगान नहीं वसूला जाएगा, बल्कि हम अपने राजकोष से किसानों को सहायता बतौर कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे। यह सुनकर सभी किसान खुश हो गए। वही किसान खुशी से चिल्लाते हुए बोला, राजा विक्रम की जय हो, राजा विक्रम की जय हो। कुछ देर बाद किसान वहां से चले गए। किसानों के जाते ही राजा विक्रम को बुरी तरह से खांसी उठने लगी। राजा विक्रम को खांसता देख उसका मंत्री भैरव सिंह उससे बोला, महाराज, लगता है आपकी तबीयत सही नहीं है। आपको कच्छ में आराम करना चाहिए। तुम सही कहते हो मंत्री जी। वैसे राजकुमार अशोक कहाँ हैं? उन्हें यहाँ हमारे साथ राज दरबार में होना चाहिए। आप तो जानते हैं महाराज कि राजकुमार अशोक के कदम अच्छे रास्तों पर नहीं हैं।
मैं आपसे इसी सिलसिले में बात करने वाला था। तुम सही कहते हो। दरअसल राजकुमार अशोक की माँ उसे जन्म देते ही चल बसी। बचपन से ही वह माँ की ममता से वंचित रहा है और हम भी अपने राज्य के कार्यों में इतने व्यस्त रहे कि उसे समय नहीं दे पाए। शायद इसी वजह से उसके कदम बहक गए, परंतु मैं उसे सही रास्ते पर ले आऊंगा और उसे समझाऊंगा। इतना बोलकर विक्रम अपने कक्ष की ओर चला गया। कुछ देर बाद राजकुमार अशोक नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ राजमहल के अंदर प्रवेश कर गया। राजकुमार अशोक को नशे में देखकर मंत्री भैरव सिंह क्रोधित होकर बोला, राजकुमार अशोक, मत भूलिए कि आप अशोक नगर के होने वाले राजा हैं। आप अशोक नगर के भविष्य हैं, मगर आपके कदम तो चलने में ही लड़खड़ा रहे हैं। मंत्री भैरव सिंह की बात सुनकर राजकुमार अशोक गुस्से से बोला, अपनी बकवास बंद करो मंत्री। मैं इस राज्य का होने वाला राजा हूँ, तो तुम कोई ऐसा काम मत करो कि राजा बनने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें ही फांसी पर लटकाने का आदेश दे दूं। मुझे क्षमा कीजिए राजकुमार, दरअसल आपके पिता राजा विक्रम की तबीयत सही नहीं है। वह कक्ष में आराम कर रहे हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए। मंत्री भैरव सिंह की बात सुनकर राजकुमार अशोक लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने पिता के कक्ष में चला गया। राजा विक्रम अशोक की ओर देखकर बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था राजकुमार अशोक। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। कुछ वर्ष पहले तुम्हारा स्वभाव बहुत ही सरल और नरम था और तुम मदिरा को हाथ तक नहीं लगाते थे, पर ना जाने तुम किसके बहकावे में आकर बिगड़ गए। मुझे क्षमा कीजिए पिताजी, मुझे पता नहीं था कि आपकी तबीयत सही नहीं है। देखो राजकुमार अशोक, मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज़्यादा समय तक जीवित रह पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द सुधर जाओ ताकि तुम मेरे बाद इस राज्य की बागडोर बेहतर तरीके से संभालो। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। कुछ देर बाद राजकुमार अशोक अपने पिता के कक्ष से बाहर आ गया और अपने आप से बोला, मैं तो तेरे मरने का ही इंतजार कर रहा हूँ बुड्ढे, पर लगता है तू ऐसे नहीं मरेगा। मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन राजकुमार अशोक मंत्री भैरव सिंह से बोला, देखो मंत्री भैरव सिंह, पिताजी की तबीयत सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम राज्य के सबसे बड़े वैद्य को बुलवाओ। शायद आप सो रहे थे राजकुमार अशोक। इस समय महाराज के कक्ष में अशोक नगर राज्य के सबसे बड़े वैद्य ही बैठे हुए हैं। तभी वहां पर वैद्य भी आ पहुंचा। मंत्री भैरव सिंह राजकुमार अशोक से बोला, तुम्हें जो सामने दिख रहे हैं ये वही वैद्य हैं। वैद्य जी, मेरे पिताजी की तबीयत कैसी है? राजकुमार अशोक, मैंने उन्हें जड़ी बूटियां दे दी हैं। कुछ दिनों में वह स्वस्थ हो जाएंगे। तभी राजकुमार अशोक अपनी जेब से एक शीशी निकालकर वैद्य को पकड़ाता हुआ बोला, मेरे पिता इस दवाई से सही होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम यह दवाई मेरे पिताजी को पिला दो। राजकुमार अशोक की बात सुनकर वैद्य ने वह शीशी पकड़ ली और उसे गौर से देखते हुए गुस्से से राजकुमार अशोक से बोला, दुनिया का कोई भी जहर मेरी नजरों से बच नहीं सकता। तुम अपने पिता को जहर देना चाहते हो? तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम मेरे पिता को अभी इस समय यह पिलाओगे। राजकुमार अशोक, ये आप क्या कह रहे हैं? तभी राजकुमार अशोक क्रोधित होते हुए मंत्री भैरव सिंह से बोला, मंत्री भैरव सिंह, मत भूलिए सेनापति मान सिंह हमारे पक्ष में हैं। अगर आपने जरा सा भी मेरे फैसले का विरोध किया
तो मेरे एक इशारे पर आपका परिवार मौत के घाट उतार दिया जाएगा। फैसला आपके हाथ में है। मेरे पिता तो बूढ़े हो चुके हैं, आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे, लेकिन तुम्हारा पुत्र अभी जवान है। राजकुमार अशोक की बात सुनकर मंत्री भैरव सिंह और वैद्य दोनों बुरी तरह से घबरा गए। वैद्य ना चाहते हुए भी उस शीशी को राजा विक्रम को पिलाकर बाहर आ गया और राजकुमार अशोक की ओर देखकर बोला, आपके पिता अब इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। शायद आपका दिया हुआ जहर कुछ ज्यादा ही तेज असर कर गया। यह सुनकर अशोक खुशी से झूमता हुआ राजा मंत्री भैरव सिंह से बोला, जाओ, जाकर राज्य में ऐलान कर दो, मेरे पिता स्वर्ग सिधार गए हैं। जब उनके अंतिम संस्कार का समय आए तब मुझे मेरे कक्ष से उठा देना। इतना बोलकर राजकुमार अशोक अपने कक्ष में चला गया। अगले दिन जैसे ही उसकी आंख खुली, वो सीधा मंत्री भैरव सिंह के पास आकर बोला, क्या हुआ? पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करना क्या? राजकुमार, कल रात आप बहुत ज्यादा नशे में थे। आपके पिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अगले दिन राजकुमार अशोक ने अशोक नगर की बागडोर संभाल ली और प्रजा पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। कुछ दिन बाद राजकुमार अशोक अपने बगीचे के बाहर खड़ा था कि तभी रुक्मणी नाम की एक बूढ़ी स्त्री कन्हैया नाम के युवक के साथ वहां पर आ पहुंची। राजकुमार अशोक रुक्मणी को अपनी माँ के समान समझता था और उसके पुत्र कन्हैया को अपने छोटे भाई की तरह, क्योंकि रुक्मणी ने ही राजकुमार अशोक को पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ, आप इस समय यहाँ पर क्या कर रही हैं? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है बेटा। अशोक अपनी मुंह बोली माँ रुक्मणी और अपने मुंह बोले छोटे भाई कन्हैया को अपने कक्ष में लेकर आ गया। रुक्मणी अशोक से बोली, बेटा, मैंने तुम्हें जन्म तो नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी परवरिश कन्हैया की तरह ही की है। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? जिस तरह से तुम प्रजा पर अत्याचार कर रहे हो वह गलत है। रुक्मणी के शब्दों में न जाने ऐसा क्या था कि अचानक से अशोक को आत्मग्लानि महसूस होने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप सही कहती हैं माँ। तभी कन्हैया अशोक से बोला, भैया, क्या मैं महल में घूम फिर आऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ, तुम्हें कोई सैनिक नहीं रोकेगा। कन्हैया राजकुमार अशोक के कक्ष से बाहर निकलकर महल में घूम ही रहा था कि तभी उसकी नजर मंत्री भैरव सिंह और उसके पुत्र चंदन सिंह पर पड़ी। वह दोनों बड़े ही आहिस्ता से बातें कर रहे थे। कन्हैया अपने आप से बोला, मंत्री जी को इससे पहले मैंने कभी भी इतनी आहिस्ता से बात करते हुए नहीं देखा। पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे इनकी बातचीत अवश्य सुननी चाहिए। इतना बोलकर कन्हैया चुपके से उनके पीछे खड़ा हो गया। मंत्री भैरव सिंह अपने बेटे से बोल रहा था, सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक हुआ है चंदन। वाह पिताजी, आपने तो कमाल कर दिया। मूर्ख अशोक यही समझता है कि आपको राजा विक्रम की मौत का बहुत बुरा लग रहा है, जबकि वह यह नहीं जानता कि इस राज्य में महाराज विक्रम के सबसे बड़े शत्रु तो आप ही थे। और तो और सेनापति मान सिंह भी आपसे मिला हुआ है और आप स्वयं अशोक नगर राज्य के महाराज बनने वाले हैं। बकवास बंद करो चंदन, दीवारों के भी कान होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कुछ दिनों पहले पड़ोसी राज्य के केशव नगर के राजा केशव को
अशोकनगर के महल पर हमला बोलने के लिए कहा था। उनकी सेना राज्य से थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई है। राजा केशव मेरे ही संदेश का इंतजार कर रहा है। जाओ, जाकर राजा केशव को संदेश दे दो कि वह अभी और इसी समय इस महल पर हमला कर दें। समय सही है। इतना बोलकर मंत्री भैरव सिंह वहां से चला गया और उसका पुत्र चंदन सिंह तुरंत महल से बाहर निकल गया। यह सुनकर कन्हैया घबराते हुए अपने आप से बोला, अरे इतना बड़ा षड्यंत्र! कन्हैया दौड़ते हुए अशोक के कक्ष में आ गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, आपका सेनापति भी मंत्री भैरव सिंह से मिला हुआ है। कुछ ही देर में केशव नगर का राजा केशव महल पर हमला कर देगा। यह सुनकर अशोक अपना सिर पटकते हुए बोला, हे भगवान जी, राज्य को पाने के लिए मैंने अपने पिता की हत्या कर दी। वह मुझसे इतनी जल्दी छिन जाएगा। मेरे जैसे घटिया आदमी के साथ यही होना चाहिए। तुमने अपने पिता को मारकर सही नहीं किया बेटा। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम ऐसा घिनौना कार्य नहीं कर सकते। अशोक रोते हुए बोला, मैंने ही किया है। फिलहाल तो तुम्हें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं भागूंगा। मुझे अब अपने किए हुए कुकर्मों का एहसास हो रहा है। मेरा अंजाम बहुत ही बुरा होना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। तुझे यहाँ से भागना ही होगा। प्रायश्चित करने के लिए तो सारा जीवन पड़ा है। रुक्मणी की जिद पर अशोक तुरंत अपने कक्ष के गुप्त रास्ते से महल के बाहर चला गया। अशोक के बाहर जाते ही मंत्री भैरव सिंह को सैनिकों के साथ अशोक के कक्ष में आ पहुंचा और रुक्मणी को देखकर बोला, अशोक कहाँ है? अशोक को तेरे इरादे पता लग गए थे, इसीलिए वह यहाँ से भाग गया। मगर मुझे विश्वास है कि वह एक दिन वापस आकर अपना राज्य तुझसे वापस छीन लेगा। मंत्री भैरव सिंह सैनिकों से बोला, गिरफ्तार कर लो इन दोनों माँ बेटे को और डाल दो कारागार के अंदर। इधर अशोक अपने घोड़े पर सवार जंगल में भटकने लगा। भूख प्यास से अशोक का बुरा हाल हो चुका था। वह अपने घोड़े पर बैठे बैठे कब बेहोश हो गया उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद अशोक की जब आंख खुली तो उसने देखा कि उसका घोड़ा एक तालाब की ओर चला जा रहा था। अशोक ने जैसे ही अपना घोड़ा रोकने की कोशिश की, तब तक घोड़ा तालाब के अंदर गिर चुका था। अशोक तालाब में गिरते ही बेहोश हो गया। अगले ही पल अशोक की आंख एक कक्ष के अंदर खुली। अशोक तुरंत उठकर बैठकर इधर उधर देखता हुआ बोला, यह मैं कहाँ आ गया? मुझे तो अच्छी तरह से याद है कि मेरा घोड़ा तालाब के अंदर कूद गया था और मैं गिरकर बेहोश हो गया था। क्या वह मेरा भ्रम था या फिर मैं जो इस समय देख रहा हूँ वह मेरा भ्रम है? तभी उस कक्ष में एक बहुत ही बदसूरत दिखने वाली स्त्री आ पहुंची और अशोक की ओर देखकर बोली, दरअसल तुम जिस तालाब में गिरे थे वास्तविकता में वहाँ कोई तालाब नहीं था। तालाब नहीं था? तुम्हारा क्या मतलब? यहाँ पर काफी समय से एक राक्षस का शासन है। राक्षस ने अपने जादू की शक्ति से इंसानों को फंसाने के लिए एक भ्रम जाल तैयार किया है। तुम्हें वास्तविक में वह तालाब ही लगेगा, परंतु वह तालाब नहीं बल्कि एक घर है जिस घर में इस समय तुम मौजूद हो। तुम्हारी जान खतरे में है। मैं कई वर्षों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। यह सुनकर अशोक बुरी तरह से चौंक पड़ा। लेकिन तुम कौन हो और तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे जानती हो?
यह बताने का अभी समय नहीं है। मैं इस घर का एक गुप्त द्वार जानती हूँ। राक्षस के यहाँ पहुँचने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो मेरे साथ। अशोक उस बदसूरत स्त्री की बात सुनकर खड़ा हो गया। वह बदसूरत स्त्री अशोक का हाथ पकड़कर उसे घर के गुप्त रास्ते से बाहर जंगल की ओर ले आई। तभी अशोक की नजर एक भयानक पुरुष पर पड़ी। यही तो राक्षस है जिसने मुझे कैद कर रखा है। अब अगर हम दोनों को कोई बचा सकता है तो वह केवल एक साधु महाराज ही बचा सकते हैं। लेकिन वह साधु महाराज कहाँ हैं? यहाँ से कुछ दूर उनकी झोपड़ी बनी हुई है। हम दोनों को तुरंत उनकी झोपड़ी के अंदर पहुँचना होगा। हम दोनों वहीं सुरक्षित रहेंगे। चलो मेरे साथ। इतना बोलकर बदसूरत स्त्री आगे की दिशा की ओर दौड़ने लगी और अशोक उस स्त्री के साथ साथ दौड़ने लगा। कुछ ही देर बाद वह दोनों घने जंगल के बीच बनी हुई एक झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर गए। साधु उन दोनों को अपनी झोपड़ी में देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। बदसूरत स्त्री साधु की ओर देखकर बोली, मुझे बचा लीजिए साधु महाराज। वो राक्षस हम दोनों के पीछे पड़ा है। वो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। घबराओ मत बेटी, तुम अब सुरक्षित हो। इतना बोलकर साधु अशोक की ओर देखकर बोला, यह लड़की कौन है? मैं इसे नहीं जानता साधु महाराज। मैं स्वयं जानना चाहता हूँ कि आखिर यह लड़की कौन है। तभी बदसूरत लड़की साधु और अशोक की ओर देखकर बोली, मैं वंशिका नगर की राजकुमारी हूँ। मेरा नाम वंशिका है। एक समय में मैं बहुत सुंदर हुआ करती थी। मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड था और बदसूरत लोगों से नफरत। एक दिन मैंने अपने राज्य में ऐलान किया कि अब मेरे राज्य में कोई भी बदसूरत आदमी नहीं रहेगा। जब इस ऐलान को एक साधु ने सुना तो वह क्रोधित होकर मेरे महल में आ गया और उसने मुझे बदसूरत होने का श्राप दे दिया और कहा, और जब भी कोई राक्षस मुझे देखेगा तो वह मेरी तरफ आकर्षित हो जाएगा। इतना बोलकर साधु गायब हो गया और उस दिन के बाद मैं महल से बाहर निकलकर जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। और एक दिन एक राक्षस की नजर मुझ पर पड़ी और वह मुझ पर आकर्षित हो गया और वह मुझे बंदी बनाकर एक घर पे ले गया और मुझसे विवाह करने को कहने लगा। मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे कैद कर दिया। मैं अकेले में बहुत रोई। तभी वो साधु अचानक वहां पर प्रकट हो गया और मुझसे कहने लगा कि कुछ समय बाद एक भागा हुआ राजकुमार यहाँ पर आएगा। तुम उस राजकुमार को लेकर जंगल में बनी एक झोपड़ी में लेकर चले जाना। वहाँ पर एक साधु रहते हैं। तो क्या उस साधु ने तुम्हें श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं बताया? हाँ साधु महाराज, बताया। साधु ने मुझसे कहा था कि वह भटका हुआ राजकुमार अगर तुमसे विवाह कर ले और विवाह करने के बाद जादुई लाल वृक्ष की सुनहरी जड़ तुम्हें लाकर खिलाए तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी और अपने सुंदर रूप में आ जाओगी। और वह लाल वृक्ष की सुनहरी जड़ कहाँ मिलेगी? साधु महाराज ने मुझसे कहा था कि वह लाल वृक्ष की सुनहरी जड़ का पता झोपड़ी में रहने वाले साधु महाराज ही बताएंगे। बदसूरत स्त्री की बात सुनकर साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए अशोक की ओर देखकर बोले, मैं अपनी तंत्र साधना से तुम्हें बता सकता हूँ कि लाल वृक्ष की सुनहरी जड़ तुम्हें कहाँ मिलेगी, परंतु तुम्हें इसके लिए इस बदसूरत स्त्री से इसी रूप में विवाह करना होगा। क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? मैंने अपनी जिंदगी में बुरे कर्मों के अलावा कुछ भी नहीं किया साधु महाराज, लेकिन अब मैं अच्छे कर्म करना चाहता हूँ। मैं इस लड़की को श्राप से जरूर मुक्त कराऊंगा। इतना बोलकर अशोक ने साधु के पास में रखा हुआ सिंदूर उठाकर बदसूरत स्त्री की मांग में भर दिया और साधु की ओर देखकर बोला, साधु महाराज,
अब ये मेरी पत्नी है। मुझे बताइए कि लाल वृक्ष की सुनहरी जड़ कहाँ मिलेगी? तभी साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ एक दूसरे साधु में परिवर्तित हो गया। उस साधु के चेहरे को देखकर बदसूरत लड़की आश्चर्य से बोली, आप तो वही साधु हो जिसने मुझे श्राप दिया था। हाँ, मैं वही साधु हूँ जिसने तुम्हें श्राप दिया था। इतना बोलकर साधु रहस्यमयी अंदाज में अशोक की ओर देखकर बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने बुरे कर्मों पर अफसोस मत करो, क्योंकि तुमने कोई बुरे कर्म नहीं किए। सच तो यह है कि तुमने जो भी किया अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि तुम्हारे ऊपर तो काली शक्तियों का साया था, जिसकी छत्र छाया में तुम बुरे कर्म कर रहे थे और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं था। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। कुछ समय बाद तुम्हारे सामने सारा रहस्य खुलकर सामने आ जाएगा और तुम्हारे सामने ऐसा रहस्य खुलेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु उस रहस्य के खुलने से पहले तुम्हें अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा और अपनी पत्नी के ऊपर लगे हुए श्राप को खत्म करना होगा। तुम्हें किसी भी हालत में लाल वृक्ष की सुनहरी जड़ को हासिल करना होगा। तो फिर मुझे बताइए साधु महाराज, वह मुझे कहाँ मिलेगी? यहाँ से दाईं ओर दिशा के अंदर एक विचित्र मायावी घना जंगल है। उस घने जंगल के पेड़ भी इंसान की आवाज में बात करते हैं। तुम्हें उस मायावी जंगल में जाना होगा। उस मायावी जंगल में केवल एक ही लाल वृक्ष है। जब वह लाल वृक्ष तुम्हें नजर आए तो तुम उस लाल वृक्ष के पास चले जाना। जैसे ही तुम उसकी जड़ों को हाथ लगाओगे, अचानक एक जड़ सुनहरे पत्ते में परिवर्तित हो जाएगी और दूसरी जड़ तुम सुनहरे रंग की तलवार में परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हें दोनों को यहाँ तक लाना होगा। सुनहरे पत्तों को तुम्हें अपनी पत्नी को खिलाना होगा, जिससे वह सुंदर हो जाएगी, और उस तलवार का तुम्हें क्या करना है यह तुम्हें बाद में बताऊंगा। अशोक साधु के बताए हुए रास्ते की ओर चल पड़ा। अशोक लगातार भूखा प्यासा 2 दिन तक चलता रहा। चलते चलते अशोक के पांव जब जवाब दे गए तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह पेड़ के नीचे बैठा ही था कि तभी उस पेड़ के अंदर से आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नीचे बैठने की? पेड़ के अंदर से आवाज सुनकर अशोक बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने आप से बोला, यह आवाज तो इस पेड़ के अंदर से आ रही है। इसका मतलब मैं मायावी जंगल में पहुंच चुका हूँ। अशोक उस पेड़ से बोला, मुझे एक लाल वृक्ष की तलाश है। आखिर तुम्हें उस वृक्ष की तलाश क्यों है? अशोक सारी घटना बताता हुआ उस वृक्ष से बोला, मुझे उस लाल वृक्ष की सुनहरी जड़ चाहिए। यहाँ से सीधे चले जाओ, तुम्हें वह सुनहरा पेड़ लाल वृक्ष नजर आ जाएगा। और उस पेड़ की बताई हुई दिशा की ओर चलने लगा। कुछ ही देर बाद वह लाल वृक्ष नजर आ गया। अशोक तुरंत दौड़ता हुआ लाल वृक्ष के नजदीक पहुंच गया। उसने देखा कि उस लाल वृक्ष की जड़ें सुनहरी रंग की किरणों से चमक रही थी। अशोक ने जैसे ही उसकी जड़ को हाथ लगाने का प्रयास किया, तभी सुनहरे रंग के लाल वृक्ष के पेड़ से एक आवाज आई, मेरी जड़ को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। परंतु मुझे यह किसी भी कीमत पर चाहिए। सोच लो, अगर तुमने अपने जीवन में कोई भी बुरा कार्य किया है तो तुम मेरी जादुई जड़ ले जाने में सफल नहीं हो सकते। तुम जैसे ही मेरी सुनहरी जड़ को हाथ लगाओगे, जलकर राख हो जाओगे। लाल वृक्ष की बात सुनकर अशोक गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर सोचकर अशोक लाल वृक्ष की ओर देखकर बोला, मैंने तो अपने जीवन में बुरे कार्य ही किए हैं। पहली बार कोई अच्छा कार्य करने जा रहा हूँ। अगर मेरे भाग्य में जलकर भस्म होना ही लिखा है तो मुझे मंजूर है। कम से कम एक अच्छा काम करने की वजह से ही मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा, न कि बुरा काम करने की वजह से। इतना बोलकर
अशोक ने लाल वृक्ष की जड़ को जैसे ही स्पर्श किया, अचानक एक जड़ सुनहरे पत्ते में परिवर्तित हो गई और दूसरी जड़ सुनहरी तलवार में परिवर्तित हो गई। अशोक की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मैंने तो अपने जीवन में बुरे कार्य ही किए हैं, अपने पिता की हत्या की और प्रजा के ऊपर अत्याचार किए, फिर यह चमत्कार कैसे हो सकता है? तभी अशोक के कानों में लाल वृक्ष की आवाज टकराई। क्योंकि तुमने जो भी कार्य किए हैं वह अपनी मर्जी से नहीं किए, इसका रहस्य कुछ समय बाद खुलकर सामने आ जाएगा। इस सुनहरे पत्ते और इस सुनहरी तलवार को पकड़ लो अशोक, और अपनी आंखें बंद कर लो। तुम अपने आप को वहीं पर पाओगे जहां से तुमने चलना शुरू किया था। अशोक ने ठीक वैसा ही किया। कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को साधु की झोपड़ी में मौजूद पाया। अशोक को देखकर साधु मुस्कुराते हुए बोले, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर सफल होगे। अब सुनहरे पत्ते को अपनी पत्नी को खिला दो। अशोक ने जैसे ही वह सुनहरा पत्ता बदसूरत स्त्री मतलब वंशिका को खिलाया, अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ वंशिका बेहद सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। अशोक की आंखें अपनी पत्नी की सुंदरता को निहारने लगा। तभी साधु की आवाज अशोक के कानों में टकराई। अब तुम दोनों मेरा हाथ पकड़ लो। अशोक और वंशिका ने साधु का हाथ पकड़ लिया। साधु रहस्यमयी अंदाज में अशोक से बोला, कुछ देर बाद जो तुम देखोगे शायद तुम उस पर विश्वास न करो, लेकिन तुम जो भी देखोगे वह सत्य होगा, एक कड़वा सत्य। इधर अशोक के फरार होने के बाद भैरव सिंह ने स्वयं को अशोक नगर का राजा घोषित कर दिया था। भैरव सिंह राजा विक्रम के सिंहासन पर बैठा हुआ अपने बेटे से बातें ही कर रहा था कि तभी वहां पर काला धुआं फैल गया। अचानक उस काले धुएं ने राजा विक्रम का रूप धारण कर दिया। यह देखकर भैरव सिंह बुरी तरह से चौंक पड़ा। महाराज, आप तो मर चुके हैं। तुमने कैसे मान लिया कि मैं मर चुका हूँ? भैरव सिंह, क्या तुमने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया था? यह सुनकर भैरव सिंह नजरें चुराता हुआ इधर उधर देखने लगा। मूर्ख, तुमने मुझे मरा हुआ समझकर सैनिकों से मुझे जंगल में फेंकवा दिया और मेरे पुत्र से कहा कि तुमने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया है। तभी वहां पर तेज धमाके के साथ एक तांत्रिक प्रकट हो गया। राजा विक्रम तांत्रिक की ओर देखकर बोला, देखा तांत्रिक, इसीलिए अमर और शक्तिशाली होना चाहता था। देखो, यह मेरा सबसे विश्वसनीय मंत्री भैरव सिंह है। इसकी वजह से ही मेरे बेटे को भागना पड़ा। यह सुनकर भैरव सिंह क्रोधित अवस्था में बोला, देखो राजा विक्रम, तुम यहाँ के महाराज थे, परंतु अब मैं इस राज्य का महाराज हूँ। और हाँ, जिसे तुम बार बार बेटा बोल रहे हो ना, उसी बेटे ने मुझे और वैद्य जी को धमका कर तुम्हें जहर पिलवाया था। मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे ने ही मुझे जहर दिया था। जब वैद्य मुझे दवाई पिलाने आए थे, मैं उस वक्त भी जानता था कि उसमें जहर है, परंतु मैं देखना चाहता था कि मैंने इतने मासूम और निर्दोष लोगों की अमर और शक्तिशाली होने के लिए जो बलि दी है, बलि देने के बाद क्या मैं वाकई में इतना शक्तिशाली हुआ हूँ कि जहर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? मूर्ख भैरव, तू मुझे जानता नहीं। मैं भगवान का पुजारी नहीं बल्कि राक्षस का पुजारी हूँ। जब अशोक छोटा था तभी इस बात को मेरी पत्नी जान गई थी। मुझे डर था कि मेरी पत्नी यह बात राज्य में ना फैला दे, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी और इस तांत्रिक के साथ मैं काला जादू भी सीखने लगा और उस काले जादू का बुरा असर अशोक पर भी पड़ा और वह मेरे द्वारा किए हुए बुरे कर्मों की वजह से गलत रास्ते पर चल पड़ा और उसके अंदर अच्छाई और बुराई को समझने की सलाहियत खत्म हो गई। परंतु अब मैं अपने बेटे की आखिरी बलि देकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। यह सुनकर मंत्री भैरव और उसका पुत्र
बुरी तरह से चौंक पड़े। तभी अचानक राजा विक्रम की आंखें लाल हो गई और राजा आंखें लाल होते ही मंत्री भैरव और उसके पुत्र की आंखों से खून निकलने लगा और देखते ही देखते उनके चेहरे सफेद पड़ गए और वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। अब मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तभी तांत्रिक राजा विक्रम से बोला, अशोक को ढूंढना जरूरी है। अगर आज उसकी बलि नहीं दी गई तो आपके साथ मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि आपके साथ काली शक्ति की प्रक्रिया में मैं भी जुड़ा हूँ। राजा विक्रम तुरंत अपने सैनिकों को देखने लगा। सैनिक समझ गए कि राजा विक्रम क्या चाहता है। तभी वहां पर रंग बिरंगी किरणों के साथ अशोक और उसकी पत्नी और वह साधु प्रकट हो गए। अशोक अविश्वसनीय भरी नजरों से अपने पिता की ओर देख रहा था। साधु अशोक की ओर देखकर बोला, देखा तुमने अशोक, यह है तुम्हारे पिता का असली रूप। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी पिताजी। तांत्रिक राजा विक्रम से बोला, महाराज, आपको अभी इसी समय राक्षस का ध्यान करते हुए अपने पुत्र को मारकर बलि देनी चाहिए। तभी साधु अशोक से बोला, तुम्हें इस तलवार से अपने पिता का वध करना होगा, लेकिन मैं अपने पिता को कैसे मार सकता हूँ? तुम्हारा पिता पिता नहीं बल्कि एक राक्षस है। उसने तुम्हारी माँ की हत्या की और न जाने कितने निर्दोष मासूम लोगों की बलि दी। तुम उसकी हत्या नहीं बल्कि वध करोगे और उसका केवल इसी तलवार से किया जा सकता है। अगर आज तुमने इसका वध नहीं किया तो ये तुम्हें मारकर अमर हो जाएगा और मानवता पर कहर ढा देगा। अशोक ने तुरंत तलवार अपने पिता के सीने में गाड़ दी। अचानक राजा विक्रम का चेहरा बेहद भयानक हो गया। राजा विक्रम और तांत्रिक दोनों जलकर भस्म हो गए। साधु मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो गया और वो तलवार भी गायब हो गई। अशोक ने उसी समय अपने मुंह बोली माँ और अपने मुंह बोले भाई कन्हैया को आजाद करवा दिया और उस दिन के बाद दयालु शासक बन गया।